चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जिसका नाम क्या है? कंडीशन एंड वारंटीज। आपने वारंटी का नाम तो सुना होगा, कंडीशन का मतलब क्या है? हाँ, टर्म एंड कंडीशन। जैसे कि डिस्काउंट के रिगार्डिंग एक तरह की कंडीशन है। और कोई एग्जांपल? हाँ, वारंटीज की भी तो कंडीशन होती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इस जो हम टॉपिक आज करने वाले हैं ना, उसके बारे में आपके दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ है कुछ ना कुछ, जैसे वारंटी के बारे में, कंडीशन के बारे में। यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग सा मिलेगा कुछ, तो इसलिए ध्यान से समझना है ना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। वारंटीज का मतलब तो आपको पता ही है कि जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, उस सामान की जैसे सेल आफ्टर सर्विस होती है, तो वो एक तरह की हमारी वारंटीज होती हैं कि बाद में अगर ख़राब हो गया तो हम आपको 1 साल तक ठीक करके दे देंगे। करेंगे बात, अभी वारंटी पाएंगे तब, ठीक है? आ जाए, सुनो। तो जैसे मैंने ये सामान ये खरीदा, मेरा पर्पस क्या है इसको खरीदने का? पेन टैप को खरीदने का पर्पस क्या है? पढ़ाने में इजी हो जाए, चले ठीक से। मान लो मैंने किसी से नया खरीदा और मेरा पर्पस था कि मैं यहाँ पे लिख पाऊँ, और मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, तो मेरी तो ये प्राइम कंडीशन ही थी। मेरी तो ये प्राइम कंडीशन ही थी कि मैं इस पे लिख पाऊँ, इस पे मेरी स्लाइड खुल जाए और मैं यहाँ से पढ़ा दूँ। वही मीट आउट नहीं हो रही, वही मीट आउट नहीं हो रही। अगर वही मीट आउट नहीं हो रही तो इसका मतलब जिस कंडीशन में मैंने सामान लिया था मेरे को वही नहीं मिल रहा। समझ में आया? तो कंडीशन एक तरह से वॉयलेट हो रही है। समझ में आया? दूसरा होता है वारंटी। वारंटी का मतलब क्या? वारंटी ना कभी भी सेल्स के लिए मेन नहीं होती, वो कोलेट्रल होती है। किसी भी सामान को सेल करने के लिए क्या वारंटी जरूरी है? नहीं। लेकिन वो किस लिए दी जा रही है? ताकि मेरी सेल हो जाए। तो वो एक तरह से सेल ऑफ गुड के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, वो एक कोलेट्रल ट्रांजैक्शन है, वो एक कोलेट्रल इवेंट है कि भैया हमने बोल दिया कि हम आपको 2 साल तक कवर करके देंगे, कि अगर कुछ भी डैमेज होता है तो हम बियर करेंगे। तो ये एक तरह से कोलेट्रल इवेंट हो गई कि आप सामान खरीद लो। समझ में आया नहीं आया? जैसे मान लो आप एसी खरीदने जा रहे हो, एसी के लिए प्राइम कंडीशन क्या है आपके लिए? आपने अगर वोल्टास का एसी बोला है, तो वो अगर आपको एलजी का पकड़ा दे, आप ले लोगे? नहीं। तो आपने एक कंडीशन लगा दी, आपने माल खरीदते वक्त एक कंडीशन लगा दी कि मेरे को वोल्टास का एसी चाहिए, तो वो वोल्टास का ही लोगे आप। तो ये थी कंडीशन। समझ में आया? लेकिन इसके साथ जो उनने कोलेट्रल ट्रांजैक्शन लगा रखी होगी, जैसे उसने बोला एलजी में भैया 5 साल की वारंटी है, इसमें 2 साल की वारंटी है, तो ये क्या है? वारंटी। ये कोलेट्रल ट्रांजैक्शन है, ये क्या है? वारंटी। अभी डिटेल में पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। चले, बैकग्राउंड क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? आ जाओ। कंडीशन को पढ़ने के लिए पहले मैं यहां से देखो कंडीशन पढ़ा देता हूं आपको। यह है कंडीशन का मीनिंग और यह है वारंटी का मीनिंग। सुनिएगा, अब ये कंडीशन और वारंटी की यहां पे डेफिनेशन और डिटेल मीनिंग दिया हुआ है। डन? पढ़ते हैं एक बार, देखिएगा। कंडीशन में क्या आ रहा है? स्टेपुलेशन। स्टेपुलेशन मींस, कह रहा है स्टेपुलेशन विच आर एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंडीशन। सुनिएगा क्या बोल रहा है? स्टेपुलेशन विच आर एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंडीशन। तो सर हम तो बहुत ही होनहार हैं, हमें तो इसका ही मतलब नहीं पता। पहले आप बताओ स्टेपुलेशन का मतलब, तब मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेपुलेशन। बोलो यार, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कह रही है सर मैं फोन ऑफ फ्रेंड करूंगी, है ना? ऐसे तो मैं भी पूछ सकता था, मुझे आपसे पूछना था, आपकी बहना से थोड़ी। आ जाओ मैं बता देता हूं, ऊपर लिखा हुआ है। स्टेपुलेशन का मतलब होता है बेटा एक रिप्रेजेंटेशन। एक क्या होता है?
रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन है, ये ठीक कर लेना, TION है यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन क्या है? स्टेपुलेशन का मतलब? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन? हाँ, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, है ना। जैसे टीचर डे के दिन आप टीचर बन जाते हो, आप अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हो उस दिन। आ रहे समझ में? आइएगा, तो कह रहा है ए रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड स्टेपुलेशन। क्या बात बोल दी? एक रिप्रेजेंटेशन जो फॉर्म कर रही है एज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की तरह वो काम कर रही है, और जो अफेक्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, इज कॉल्ड स्टेपुलेशन। समझ में आया? ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेपुलेशन। स्टेपुलेशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन विच अफेक्ट दी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया नहीं आया? बोलो। देखिए अब, हाउएवर कह रहा है एवरी स्टेपुलेशन इज नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, लेकिन सारी स्टेपुलेशन इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती। देखिए ये लाइन क्यों बोली है? जैसे कि हमने बात करी थी कि स्टेपुलेशन एस ऑफ टाइम, यानी एसेंस ऑफ टाइम की बात करी थी हमने। एसेंस ऑफ टाइम की बात करी थी हमने पहले कभी, टाइम इज एसेंशियल और नॉट। केक का एग्जांपल लिया था, बर्थडे आज है, केक ऑर्डर करा, कल आए, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल है या नहीं है? तो वही बोल रहा है कि स्टेपुलेशन यानी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द टाइम, वो क्या होती है? कह रहा है स्टेपुलेशन एज ऑफ द टाइम ऑफ मनी इज नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट डिपेंड ऑन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सुनिएगा, कह रहा है स्टेपुलेशन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ मनी एसेंस नहीं होती, यानी मैं यहां पे ना प्राइस लिख देता हूं। रिप्रेजेंटेशन यानी एसेंस ऑफ प्राइस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंडेटरी नहीं होता। जैसे मैंने बोला था ना कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पैसा बाद में भी बात कर लेंगे, क्या आना है नहीं आना, पैसा तो देना पड़ेगा। जब मैंने एसेंस ऑफ टाइम बताया था तो वहां एसेंस ऑफ टाइम के टाइम पे ही आपको मैंने ये बताया था कि प्राइस को लेके हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, कि प्राइस फिक्स नहीं हुआ था अब मैं तेरे को दूंगा नहीं कुछ भी। समझ में आया नहीं आया? अब नीचे देखो, कह रहा है अदर स्टेपुलेशन एज टू टाइम। ये कह रहा है प्राइस यानी मनी को लेके अगर कोई स्टेपुलेशन करी गई है तो उसे डीम टू बी एसेंस ऑफ द कह रहा है टाइम को लेके तो एसेंस माना जाता है, और ये डिपेंड करता है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कि वो एसेंस है या नहीं है। टाइम वाला याद है नहीं है? अरे बात करी थी नहीं करी थी टाइम को लेके? केक वाला एग्जांपल दिया था तो मैंने बोला था एसेंस जो स्टेपुलेशन यानी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द टाइम है, अगर किसी ने बोला है कि आज वो कॉन्ट्रैक्ट होना है, आपने ये रिप्रेजेंटेशन दी, स्टेपुलेशन दी, ये कंडीशन लगाई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आज पूरा नहीं हुआ, तो वो कैंसिल हो जाएगा। वो एसेंशियल था या नहीं था वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे। मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, एक केक का और एक जूते का। जूता एसेंशियल नहीं था, आज नहीं आया, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है बच्चे? ऑन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। और इसी में पढ़ाते वक्त मैंने प्राइस के बारे में बोला था कि प्राइस के बारे में एसेंस नहीं होता वो, क्योंकि प्राइस तो देना ही पड़ेगा। आगे आ जाओ। अब कह रहा है अदर स्टेपुलेशन एज टू टाइम, अदर स्टेपुलेशन एज टू टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट डिपेंड ऑन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। या जनरली डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है जनरली जो डिलीवरी होती है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। डन। तो ये पुराना डिस्कस करा हुआ पार्ट है। वैसे एसेंस की बात कर रहा है कि क्या चीज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है और क्या चीज नहीं होती। जैसे हमने बात करी थी इसमें कि एसेंस ऑफ टाइम मैंडेटरी होता है और वो एसेंशियल होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है, वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टेपुलेशन रिगार्डिंग द टाइम। सही है? समझ में आया? चले आ जाओ आगे। मेरे को बस इतना ही पढ़ाना था, स्टेपुलेशन का मतलब क्या होता है यहां से। तो डन। चलें, वो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको पीछे ले जाके। एसेंस टाइम इज द एसेंस और नॉट, ये हमने डिस्कस करा हुआ है पहले। चलें आ जाओ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है डिलीवरी भी एसेंशियल है। हमारे सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिलीवरी भी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि डिलीवरी तो मेन है। अगर आपने किसी से कुछ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करा है, आपको डिलीवरी नहीं मिल पा रही उसकी, एसेंशियल है नहीं है? हाँ बताओ, एसेंशियल है, मेन चीज तो है, क्योंकि हमें दोनों पोजीशन चाहिए,
वो दोनों प्रॉपर्टी चाहिए, जनरल भी और स्पेशल भी, यानी पोजीशन भी चाहिए और ऑनरशिप भी चाहिए। क्लियर है? सिर्फ आपको ऑनरशिप मिल गई, पोजीशन मिल ही नहीं पा रहा, तो आप कैंसिल करोगे नहीं करोगे? तो इसलिए यहाँ पे एसेंशियल है वो। तो स्टेपुलेशन कब एसेंशियल है और कब एसेंशियल नहीं है, ये प्योरली डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। ये प्योरली डिपेंड करता है किस पे? कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलें आगे, आइए अब ध्यान से सुनना, आपको समझना क्या है कंडीशन और वारंटी। डन? सुनना आप, मैंने कंडीशन और वारंटी आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, आप यहां से देखना। कह रहा है कंडीशन क्या है? एक ऐसी स्टेपुलेशन विच आर एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंडीशन। सही है? जैसे दीदी का जूते का शोरूम था और हम सब आए वहां पे, हम सब ने दीदी को बोला कि हमें 10 जोड़ी जूते चाहिए और सारे व्हाइट कलर के चाहिए। दीदी ने 10 जोड़ी जूते भिजवा दिए, सारे ग्रीन कलर के पहुंचा दिए, पहनोगे? तो ये जो स्टेपुलेशन दी थी आपने, ये जो आपने स्टेपुलेशन दी थी, ये कैसी थी? एसेंशियल थी फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? क्या हमने ऐसा कुछ बोला था कि 5 साल चलना चाहिए, 1 साल की वारंटी होनी चाहिए, 2 साल चलना चाहिए, 10 साल चलना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। समझ में आया? अब सुनना, कह रहा है वारंटीज क्या होती है? कह रहा है स्टेपुलेशन विच आर कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वारंटी। दीदी ने बोला सर व्हाइट कलर का दूंगी, 10 साल की वारंटी है। तो दीदी ने ये जो वारंटी वाली बात बोली, क्या ये मेन है? नहीं। क्या ये मेन है? आप बोलो। नहीं। मेन क्या था? व्हाइट कलर का जूता। अगर हमने स्पोर्ट्स शूज बोला है तो स्पोर्ट्स शूज देना पड़ेगा। समझ में आया? ये थी एक मेन स्टेपुलेशन, एक मेन रिप्रेजेंटेशन जो हमने गुड्स को खरीदने से पहले दी थी। लेकिन वारंटी तो ऊपर नीचे हो जाती है। आप कई बार आप खुद खरीदने जाते हो, आप इतना ध्यान नहीं देते, आप बोलते हो इसमें 2 साल की, इसमें 3 साल की, चल कोई बात नहीं 2 साल वाला दे दे। किसी को अगर ऐसा लगता है कि भैया वो ज्यादा कंजर्वेटिव आदमी है, उसे लगता है खराब हो जाएगा, वो कहता है 3 साल वाला दे दे, थोड़ा ज्यादा पैसा ले लें, है ना? आप जाते हो आईफोन खरीदने, वो बोलता है भैया इसका स्क्रीन बहुत महंगा है, इसका वो करा लो इंश्योरेंस। कराते हो आप? किसी ने कराया? इतने सारे लोगों के पास आईफोन है, नहीं कराया। क्या वो मेन था? क्या वो मेन था? क्या वो स्टेपुलेशन मेन थी? लेकिन वो कोलेटरल है। समझ में आ रहा है आपको? वो कोलेटरल है। मैंने तो करा लो, नहीं है तो मत कराओ। आ रहा है नहीं आ रहा? मेन क्या था? मैंने व्हाइट कलर का आईफोन मांगा, मेरे को व्हाइट कलर का मिला। मैंने व्हाइट मांगा, मेरे को ब्लैक कलर का दे रहा है, तो मैं नहीं लूंगा। तो ये एक तरह की मेन कंडीशन है। कंडीशन एक ऐसी स्टेपुलेशन है विच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, विच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी और पढ़ेंगे और क्लियर होता जाएगा। चले आइए, अभी वारंटी पे दोबारा से आऊंगा, पहले कंडीशन की बात कर लें क्या? बोलो, पहले कंडीशन की बात कर लें। आइए, कह रहा है टाइप ऑफ कंडीशन कैसी है बेटा? एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। जैसे जैसे हम चाय की दुकान पे गए, हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला भैया 2 लगा देना। हमने क्या बोला? भैया 2 लगा देना। भैया ने 2 90 ml के पैक लगा के दे दिया हमें, जिसमें भैया खुद पी रहा था चाय बनाते बनाते। आप मेरे को बताओ, क्या आपने जो चीज मांगी थी वो कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं। वहां पे भैया ने गलत प्रोडक्ट दे दिया। वहां पे इम्प्लाइड कंडीशन थी कि जो कस्टमर है, जो बायर है, वो जो चीज मांग रहा है आपको वही चीज उसको देनी है। यानी बायर की इंटेंट क्या थी वहां पे? चाय पीने की। तो इट इज इम्प्लाइड कंडीशन कि अगर आपकी दुकान पे कोई आके मांग रहा है तो आप चाय दे रहे हो तो आप उसे चाय ही दोगे। आप चाय बेचने वाले हो तो आप उसे चाय ही दोगे। समझ में आया? एक्सप्रेस तो आप बोल के मांग रहे हो कि भैया मेरी चाय में दूध मत डालना, मेरे को काढ़ा बना के दो, तो ये तो एक्सप्रेस कंडीशन हो गई। समझ में आ रहा है? इम्प्लाइड का मतलब बिना बोले ये इम्प्लाइड हो जाएगा कि आप उस दुकान पे गए हो तो आप वैसा प्रोडक्ट लेने गए हो जिसमें वो डील कर रहा है, वो आपको कुछ गलत गलत सामान नहीं दे सकता। क्लियर है? आ जाओ, देखो देखो यहां पे आ जाओ। एक्सप्रेस कंडीशन तो मैंने बता दिया। एक्सप्रेस कंडीशन कौन सी कंडीशन बताना? बोलो। विच इज एक्सप्रेस बाय वर्ड और रिटर्न। आपने जाके बोल दिया भैया मेरे को काढ़ा चाहिए, चाय की दुकान पे जाके आपने क्या बोला? काढ़ा चाहिए, तो वो काढ़ा बना के देगा।
ये एक्सप्रेस कंडीशन हो गई, तो वो नॉर्मल चाय देगा, आप ले लोगे? बताओ नहीं, क्यों? क्योंकि जो स्टेपुलेशन आपने दी वो एसेंशियल है फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? मेन पर्पस क्या है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का? काढ़ा लेना, काढ़ा खरीदना। भैया हमें कोरोना से डर लगता है, हम काढ़ा पीते हैं रोज सुबह शाम 3 बार। क्लियर है नहीं है? तो वहां पे जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या था बताओ? काढ़ा लेना। अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर दोगे। अभी देखेंगे क्या इफेक्ट होता है अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो क्या होगा। चले, समझ में आया? पहले तो ये समझो कि कंडीशन का मतलब क्या है। आया नहीं आया? कंडीशन का मतलब एक ऐसी स्टेपुलेशन विच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? आ जाओ। अब कह रहा है इंप्लाइड कंडीशन कौन कौन सी है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। इंप्लाइड कंडीशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। चले, बुक ने बोला है ये क्या है, इंप्लाइड कंडीशन है। पढ़े? एक्सप्रेस तो समझ में आया? एक्सप्रेस तो कोई भी कंडीशन हो सकती है जो हमने एक्सप्रेस कर दी। आया नहीं आया? आइए इंप्लाइड पढ़ते हैं। कह रहे हैं दीज आर द इंप्लाइड बाय द लॉ इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वेयर ए कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर। कह रहा है ये जो है, ये जितनी भी कंडीशन है ये क्या है? इंप्लाइड कंडीशन है विच इज इंप्लाइड बाय लॉ। यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने ही बोल दिया कि ये सब कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए, ये सब कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए। समझ में आया? देखो अभी पढ़ते हैं फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशन की या वारंटी की? कंडीशन की। कंडीशन का मतलब स्टेपुलेशन विच आर एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा बोलो तेज। स्टेपुलेशन विच आर एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है? कंडीशन। अब हम उसमें आ गए हैं इंप्लाइड कंडीशन पे। एक्सप्रेस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इंप्लाइड में, इंप्लाइड का मतलब क्या है? इंप्लाइड का मतलब यह है कि लॉ ने ही बोल दिया, हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने ही बोल दिया कि ये सारी कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए। जैसे मैं एक आपको समझा देता हूं, एक एक करके सारी समझ लेते हैं, है ना? आ जाओ। कह रहा है कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब अरे कृष्णा भाई, पहले चैप्टर में पढ़ाया था ना डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो यहाँ पे टाइटल का मतलब क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल पढ़ाया था, क्या मतलब था, क्या फर्क था दोनों में? तो टाइटल का मतलब क्या है यहां पे? बेटा टाइटल का मतलब है ऑनरशिप। टाइटल का मतलब है ऑनरशिप। वहां पे भी डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब, वहां पे जो टाइटल लिखा है उसका मतलब है ऑनरशिप। कि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब डॉक्यूमेंट जो शो कर रहा है ऑनरशिप, जैसे शेयर सर्टिफिकेट था, जैसे आरसी थी एग्जाम्पल में। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब वो सिर्फ ये प्रूफ है कि उसका आप जाके पोजीशन उठा सकते हो, जैसे पार्किंग की पर्ची थी, रेलवे रिसीट थी। चलें आगे, आइए सुनिए। अब कह रहा है कंडीशन एज टू टाइटल, ध्यान से समझना, बहुत इजी लगने लगेगा फिर। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या है? देखिए, कह रहा है दिस इज एन इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट। आप अगर किसी से कोई माल खरीद रहे हो, प्लीज इधर बच्चों, आप अगर किसी से कोई माल खरीद रहे हो तो आप ये सोच के ही खरीद रहे हो कि वो बंदा उसका ओनर है, या वो चोरी करके लाया है ये समझ के खरीद रहे हो आप? बताओ। आप तो यही सोच के खरीद रहे हो कि वो बंदा ओनर है, उसके पास टाइटल है, उसके पास ओनरशिप है, तभी तो बेच रहा है आपको। तो इट इज ए इंप्लाइड कंडीशन कि जो सेलर है, जो वो अपने सामान को बेच रहा है, ये माना जाएगा कि उसके पास उसकी ओनरशिप है। यही बात यहां पे लिखी हुई है, पढ़े। ये माना जाएगा, ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इट इज एम्प्लाइड बाय लॉ। क्योंकि ये बात हमारे लॉ ने लिख दी कि सेलर जब कोई चीज सेल कर रहा है तो ये माना जाएगा उसके पास टाइटल
है। ये एक एम्प्लॉयड कंडीशन है कि आपके पास टाइटल होना चाहिए, आप तभी बेच सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एक एम्प्लॉयड कंडीशन हो गई। पढ़े, आइए। कह रहा है इन केस ऑफ सेल ही हैज राइट टू सेल दी गुड्स। समझ में आया? इट इज ए एम्प्लॉयड कंडीशन कि अगर वो सेल कर रहा है तो उसके पास राइट है उस गुड को सेल करने का। आया नहीं आया? आगे आइए। कह रहा है इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। कह रहा है एटीएस के केस में फ्यूचर में डिलीवरी होगी, फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो कह रहा है एटीएस के केस में इट इज ए इम्प्लाइड कंडीशन कि उसके पास राइट आ जाएगा, कि उसके पास राइट आ जाएगा जब वो प्रॉपर्टी पास करेगा। आया नहीं आया? आया नहीं आया? एग्जाम्पल देख लो। कह रहा है एक्स परचेज ए कार फ्रॉम वाई आफ्टर 6 month, जेड द ट्रू ओनर डिमांडेड इट फ्रॉम दी एक्स। भैया सुनना, जेड ट्रू ओनर था लेकिन वाई के पास कार पड़ी हुई थी जेड की। जेड, वाई ने क्या करा? एक्स को भेज दिया उसे। वाई ने क्या करा? एक्स को भेज दिया। समझ में आया? कार किसकी थी? जेड की। पड़ी किसके पास थी? वाई के पास। वाई के पास राइट था सेल करने का? नहीं था। देखो अब कह रहा है बट एक्स वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल प्राइस इवन दो सेवरल मंथ हैज पास्ड। तो इस केस में एक्स ने, ये इंप्लाइड कंडीशन मान ली जाएगी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस बंदे ने इस कार को सेल कराया वो ओनर था। अगर वो कार वापस ले जाएगा कौन? जेड, तो वाई को एक्स का पैसा वापस करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि मेन कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तो पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? चलें आगे, अगली कंडीशन पे चलूं। तो पहली इंप्लाइड कंडीशन आपने अपने जीवन की पढ़ ली, जिसका नाम क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल। और इसमें क्या माना जाता है? इसमें यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गुड को सेल कर रहा है तो उसके पास उसका राइट टू सेल है, उसके पास उसकी ओनरशिप है। और अगर एटीएस कर रहा है, किसी गुड को सेल करने का, वो आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फ्यूचर में सेल करेगा, तो ये माना जाएगा कि उसके पास ओनरशिप आ जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? चले, समझ में आई इंप्लाइड कंडीशन पहली। दूसरा देखिए, कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल। इसका मतलब क्या होता है? कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल। आप बेटा, आपको ना यहां पे पार्टी करनी थी और उज्जवल था बर्गर वाला। उज्जवल कौन था? बर्गर वाला। इसने नई नई शॉप खोली थी बर्गर की। आपने इसको मैकडी का बर्गर लाके दे दिया और आपने दिखाया इसको कि ले टेस्ट कर, ऐसा बर्गर हमें चाहिए। आपने क्या बोला? सर का बर्थडे है, उस दिन हम सर को पार्टी दे रहे हैं, तो ऐसा बर्गर हमें चाहिए। क्लियर है? आपने किसको दिखा दिया? ये शॉपकीपर को, जो जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो। तो आपने एक सैंपल दिखाया कि ऐसी क्वालिटी का गुड आपको चाहिए। एक बर्गर का जो प्राइस था, उज्जवल ने बोला 70 रुपया। कितना? और 10 रुपए में गुप्ता जी से खरीद के ले आया बर्गर और आपको पकड़ा दिए। पार्टी वाले दिन आपके पास यहाँ पे एक लड़का भेज दिया बर्गर लेके, वो 200 बर्गर ले आया, गुप्ता जी वाले। आप लोगे उसे? आपने सैंपल कैसा दिखाया था? मैकडी का। तो उस क्वालिटी को मैच करने वाली चीज आप लोगे। समझ में आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? कई बार ये चीज कैसे होती है, आप कई बार कोई फोन होता है, आप दिखा देते हो मेरे को ये वाला चाहिए, तो अगर वो सेम वो वाला ही देगा। सैंपल अगर आप दिखा रहे हो, आपने ये सैंपल दिखाया तो यानी आपको आईफोन चाहिए, व्हाइट कलर का चाहिए, है ना, इस तरीके का चाहिए। अगर वो आपको कोई पुराना आईफोन दे दे, आईफोन 6 कह दे, एप्पल तो उस पर छप रहा है, ले, आप ले लोगे? तो अगर सुनिएगा, कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल का मतलब है कि जो सैंपल दिखाया गया था, जो बायर ने सैंपल लाके दिखाया था या सेलर ने जो सैंपल दिखाया था, उसी क्वालिटी का, उसी सेम सैंपल से मिलता जुलता गुड्स होना चाहिए। अगर आप सैंपल से अलग गुड दोगे तो ये हो जाएगा कि आप इंप्लाइड कंडीशन का वायलेशन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इंप्लाइड कंडीशन का वायलेशन कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल
कर सकते हो। उज्जवल ने जितने भी 200 बर्गर भेजे थे गुप्ता जी वाले, आप उनको कैंसिल कर सकते हो, मना कर सकते हो, आप बोलोगे कि भैया हमारा पैसा वापस दे दे। क्लियर है नहीं है? क्लियर है नहीं है? पढ़े? अरे क्लियर है नहीं है बच्चों, बोलो। नहीं सर कुछ क्लियर नहीं है, जिंदगी खराब हो रही है हमारी। आ जाओ। कह रहा है वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स बाय द डिस्क्रिप्शन एंड देयर इज ए इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन। हमने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया कि गुड्स कैसा होना चाहिए। सुनिएगा, ये है कंडीशन एज टू सैंपल, वो डिस्क्रिप्शन था, मैं डिस्क्रिप्शन पे बाद में आऊंगा। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। सेल बाय सैंपल कह रहा है वेयर देयर इज ए सेल बाय सैंपल द गुड्स मस्ट बी कॉरेस्पॉन्ड टू दी सैंपल क्वालिटी। गुड्स कैसा होना चाहिए? सैंपल की क्वालिटी का होना चाहिए। क्लियर है? मैच हो रहा है हमारे एग्जांपल से पॉइंट? हाँ, आइए आगे। कह रहा है बायर मस्ट हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। इसका लड़का आया था, सुनना, इसका लड़का आया था, एक बर्गर वही सैंपल वाला हाथ में लेके आया था, बाकी सारे इसने बांध रखे थे। कह रहा लो यही वाले बर्गर है अंदर, और आप कह रहे हो नहीं हमें चेक करने दे। मैंने बोला कृष्णा चेक कर ले, कृष्णा गया चेक करने, चेक नहीं करने दे रहा। इसका लड़का बोला नहीं नहीं सर ने मना करा है, उज्जवल जी ने मना करा है, नहीं चेक नहीं कर सकते आप। ये रहा, ऐसा ही है बिल्कुल, जो आपका वाला बर्गर था वही दिखा रहा है, ऐसा ही है। तो क्या ले लोगे आप? नहीं। तो कहता है बायर को, सुनिएगा, कह रहा है बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कंपेयर करने के लिए बल्क को अपने सैंपल से। क्लियर है नहीं है? ये क्या है? इंप्लाइड कंडीशन है। ये लॉ ने बोल दिया कि भैया ऐसा ऐसा बायर कर सकता है, बायर के पास अधिकार है, क्योंकि लॉ में लिखा है। आगे चलिए। कह रहा है द गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम बोथ हिडन यानी लेटेंट डिफेक्ट और दी विजुअल डिफेक्ट। गुड्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने जिस तरह का सैंपल बोला था उस तरह का सैंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सैंपल तो वही हो लेकिन टूटा फूटा हो, तो डिफेक्ट भी नहीं चलेगा। आगे आइए। कह रहा है बट द सेलर कैन नॉट बी लाइबल फॉर द फिजिकल विजिबल और अपीयर डिफेक्ट। कह रहा है किसी वैसे डिफेक्ट के लिए वो लाइबल नहीं होगा, जैसे आपके हाथ में आ जाता है, आपसे टूट फूट जाता है, तो वो सेलर बोल देता है भैया हम लाइबल नहीं होंगे। आ रहा है नहीं आ रहा? तो उस केस में सेलर लाइबल नहीं होगा अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो। वो लेकिन टूटा हुआ आपको नहीं दे सकता। क्लियर है? क्लियर है? सेल बाय सैंपल क्लियर है? बोलो। हाँ, आगे चले। आइए। ये कौन सी कंडीशन थी? ये दूसरी इंप्लाइड कंडीशन थी, जो क्या बोलती है? कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, यानी जैसा सैंपल दिखाया गया है उस तरीके का ही सैंपल सेलर को देना पड़ेगा, और बायर को एक अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी कि वो जो आप बल्क उसको सप्लाई कर रहे हो वो उसको मैच कर ले। किससे मेरे बच्चे? बोलो। सैंपल से अपने, है ना? और आप उसको कोई डिफेक्टिव गुड भी नहीं दोगे। डिफेक्टिव का मतलब विजिबल या फिर कोई लेटेंट छुपा हुआ डिफेक्ट। आया या नहीं आया? जैसे आपने बाइक का कॉन्ट्रैक्ट करा कि भैया मेरे को 100 बाइक चाहिए, बंदे ने आपको बाइक दे दी और सबके ब्रेक फेल थे या इंजन खराब था। आप तो भैया इतने वो नहीं हो टेक्निकल बंदे कि आप चेक कर पाओगे इंजन कैसा है नहीं है, तो उस केस में भी इंप्लाइड कंडीशन लगेगी अगर कोई आपको हिडन डिफेक्ट वाला सामान पकड़ा देता है तो। क्लियर है? क्लियर है? आइए, अब ऊपर वाला सेल बाय सैंपल नहीं है, इसको काट के डिस्क्रिप्शन करना है हमें। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये तो लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है, लड़कों को भी आता है। आप कभी टेलर के पास गए हो? टेलर का नाम सुना है आपने? टेलर, टेलर, टेलर की बात हो रही है, सुना है नाम सबने? कौन होता है वो? है ना, कस्टमाइज कपड़े सिलने वाला। जैसे जैसा आप सिलवाओगे वो वैसा सिल देगा। तो जब आप नाप देने जाते हो आप उसे डिस्क्रिप्शन बताते हो। अरे बेटा कृष्णा, क्या हो रहा है? इतना इंपॉर्टेंट है क्या? सुनिए, तो हम डिस्क्रिप्शन बताते हैं। कैसा डिस्क्रिप्शन? पॉकेट ऐसे रखना, कॉलर ऐसा रखना, मेरे को तो यही पता होंगे, आपको पता होगा कि वो सितारे लगा देना, डोरी ऐसी होनी चाहिए, है ना? इतना ही पता है बस, अब ज्यादा नहीं, है ना? वो कफ, ये किसको क्या बोलते हैं? कफ ऐसे होने चाहिए, जो बटन लगाओगे बटन इस तरह के होने चाहिए। जैसे मेरी वाइट शर्ट है तो भैया ब्लैक बटन होने चाहिए, मेरे को पार्टी में पहननी है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो मैं क्या मैं वहां पे टेलर को क्या दे रहा हूं?
जैसा मेरे को गुड चाहिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि इस तरह का गुड मेरा होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? केक में भी तो ऐसा ही होता है, आप केक में बता देते हो कि ऐसा नाम लिख देना, इस कलर का होना चाहिए, रेड वेलवेट चाहिए मेरे को, आज मेरे को कहीं जाना है स्पेशल। चलो छोड़ो, आ जाओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं सर कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो सर ज्यादा समझ आया है, रेड वेलवेट वाला। आ जाओ। कह रहा वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय द डिस्क्रिप्शन देयर इज ए इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन। अगर मैंने, सुनिए, मैं गया था अपना ट्राउजर सिलवाने और मैंने उसे नाप दिया, मैंने बोला नीचे से मोहरी थोड़ी कम रखना, मैं अमिताभ बच्चन वाला नहीं पहनता, लेकिन उसने ऐसे बना दिया, हाथी का पैर होता है जैसा, ऐसा बना दिया बेल बॉटम, पहन लूंगा? कोई अगर आप वैसा वाला सिलवाने गए हो, नैरो पैंट अच्छी वाली जो आपको पसंद है ना, तो आपको बेल बॉटम सिल के दे दे, आप पहन लोगे? आप बोलोगे, दर्जी को डाल दोगे उस पैंट में कि भाई तू पहन पहले। मैडम उड़ा दूंगा आपको मैं। सुन लो, द मेन आइडिया इज दैट द गुड सप्लाई मस्ट बी सेम एज वर द डिस्क्राइब बाय द सेलर। सिचुएशन कह रहा है वेयर द बायर हैज नेवर सीन द गुड्स एंड बाय देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। तो क्या होगा, ये सिचुएशन हो सकती है जब आप डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कोई सामान खरीद लेते हो, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कोई सामान खरीद लेते हो। टेलर वाला एग्जांपल तो मैंने तब बता दिया जब हमने डिस्क्राइब करा, कई बार सेलर भी डिस्क्राइब कर रहा होता है। हम कोई सामान लेने जाते हैं, उसकी दुकान पे होता नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं मंगा दूंगा, होता है ऐसा, वो कहता है मैं मंगा दूंगा, ऐसा ही दिखेगा बिल्कुल। गणेश जी की मूर्ति होती है, आपको किसकी चाहिए? आपको शंकर जी की चाहिए, तो वो बोलेगा ऐसे ही दिखेगी बिल्कुल, बस शंकर जी होंगे वो। होता है ऐसा, कई बार आप गिफ्ट लेने जाते हो, बोलता है ऐसा ही दिखेगा लेकिन इसमें एक लड़का भी होगा साथ में, अभी लड़की लड़की है अकेली। अरे कपल वाले स्टैचू, गलत ही सोचना आप सब। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? हाँ मैडम, चक्कू कहाँ है मेरा? 37 टुकड़े करूंगा मैं, 36 नहीं। आ जाओ, सिचुएशन आ जाओ प्लीज। कह रहा है वेयर द बायर have never seen the goods and buy them only on the basis of the description given by the seller। तो जैसा, सुनिएगा, जैसा सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया है आप वैसा ही गुड अगर होगा तब खरीद सकते हो, अदरवाइज आप मना कर सकते हो सिंपली। ठीक है, उसने बोला था भैया आईफोन ऐसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, मान लो उसे पता नहीं था कि ऐसे कैमरे आने वाले हैं, उसने आपको बोल दिया था 3 तरह के 4 तरह के कैमरे आएंगे, तो अब उसने आपको 4 बताए थे तो आप 4 ही मांगोगे उससे। समझ में आया कुछ? तो जैसा वो डिस्क्राइब कर रहा है गुड्स को, आप वैसा ही मांगोगे। आ जाओ आगे। क्या हो गया फोन उठाते ही? कर रहा हूं, आइएगा अगला बेटा, देखिए कह रहा है वेयर द बायर हैज बीन, सॉरी, वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स बट ही बाय देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। जैसे जैसे उसने मेरे को ये टी शर्ट दिखाई थी, ये टी शर्ट दिखाई थी, उसने मेरे को बोला यहाँ पे चैन लगा दूंगा, मैंने बोला हाँ सही है, फिर मैं खोल के भी पहन सकता हूँ। अरे अच्छी बात है, बॉडी बनाई हुई थी मैंने, तो मैंने बोला खोल के भी पहन सकता हूँ भाई, लगा देना चैन। जब खरीदने गया ऐसे ही पकड़ा रहा है, चैन के पैसे भी ले लिए, ले लूंगा मैं? नहीं। तो सुनिएगा, बायर ने क्या करा, देखिएगा बायर ने क्या करा बेटा, गुड्स को देखा है ना, और उसने खरीदा किसके बेसिस पे? डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, कि उसने बोला था गुड्स तो ऐसा दिखेगा, क्वालिटी यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, यहाँ चैन लग जाएगी। सही है, तो ये क्या हो गया, सैंपल दिखाया भी और डिस्क्राइब भी कर दिया कि इस तरीके का मैं दूंगा, लेकिन बाद में अगर वो वैसा नहीं देगा तो आप डिनाई कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि इम्प्लाइड कंडीशन मेट आउट आपने नहीं करी तो मैं नहीं खरीदूंगा। इट इज ए इम्प्लाइड कंडीशन कि आपको जैसा डिस्क्रिप्शन दिखाया है वैसा आपको गुड देना चाहिए था। क्लियर है? देखिए आगे कह रहा है वेयर द मेथड ऑफ पैकिंग हैज बीन डिस्क्राइब। कई बार तो पैकिंग का मेथड इतना बढ़िया होता है ना, जो डिस्क्राइब कर दिया जाता है। दिखाऊं क्या? मैं वैसे दिखाता हूं, ये दिखा देता हूं आपको, थोड़ा मजा आ जाएगा। अरे किसी ने तो प्रिपरेशन करी होगी ना यार, बर्थडे की किसी ने, याद है मैंने पहले भी दिखाया था, गाना ध्यान से देखा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करा था कि जो ड्रेस होनी चाहिए लड़की की वो इस पैकिंग में होनी चाहिए। समझ में आया?
अगर ऐसी पैकिंग में वो हैंगर पे टांग देता तो आप बताओ, हैंगर पे लाके ऐसे टांग देता लहंगे को, कैटरीना टांग देती ना। सुनो, तो ये बात हो गई हमारी वेयर द मेथड ऑफ पैकिंग हैज बीन डिस्क्राइब, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो मेथड ऑफ पैकिंग से भी सेल बाय डिस्क्रिप्शन अटैच हो सकता है, और इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि जैसा बंदे कस्टमर ने, जैसा बायर ने बोला है कि सेल इस तरीके से होनी चाहिए, इस पैकिंग के अंदर होनी चाहिए, तो अगर ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन दिया है तो उसी पैकिंग में आपको देनी पड़ेगी, वरना सेलर से बायर मना कर सकता है कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, अपना सामान लेके जा। यहाँ पे सलमान भैया ऐसा बोल सकते हैं कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, अगर वो हैंगर पे दे देता है, ऐसे पैक नहीं करता, देखो ना कितना बढ़िया लग रहा है। फीलिंग सुनना सुनना प्लीज, फीलिंग कपड़े से नहीं आ रही, फीलिंग उसकी पैकिंग से आई है, जिस तरीके से वो खुली है ना, यही दिखा रहा था। आ जाओ, तो समझ में आ गया, सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी चल सकते हैं आगे। आ जाओ, अगला क्या है, ये कुछ भी नहीं है, कह रहा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, यानी सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, बात वही है, सैंपल भी दिखाया और डिस्क्राइब भी कर दिया। जैसे मैंने अभी चैन का एग्जांपल दिया आपको, उसने मेरे को सैंपल भी दिखाया और उसने डिस्क्राइब भी कर दिया कि मैं चैन लगा के दे दूंगा इसमें। तो कई बार ऐसे कस्टमाइज होता है कि सैंपल भी दिखाते हैं और ये बोलते हैं ये चीज इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी। जैसे मान लो हमें पियान की टी शर्ट छपवानी है, तो मैंने उसे टी शर्ट दिखा दी कि इस क्वालिटी की होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, उस पर पियान छपा होना चाहिए, डन। तो वो सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? चलिए, नहीं क्लियर नहीं है, आ जाओ। कह रहा है इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन द गुड्स मस्ट बी कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो जैसा सैंपल दिखाया है वैसे भी, और जैसा डिस्क्रिप्शन बोला है वैसे भी होना चाहिए। आया नहीं आया? आ गया। ये कंडीशन एज टू मर्केंटेबल, मतलब जो गुड्स है, मर्केंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो गुड्स है वो मर्केंटाइल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो इस क्वालिटी का होना चाहिए कि उसे बेचा जा सके। अभी मैं ये फोन हूं, ये फोन है, सॉरी ये फोन है, इसे बेचना चाहता हूं और मैंने इसके ऊपर 2-3 हथौड़े मार दिए, टूट जाएगा। मैं बोलूं भैया लो आईफोन खरीद लो, और मैं बोल दूं आईफोन, मेरे पास आईफोन 11 है, आप खरीद लो। दिखाऊं ना मैं, पहले दिखाऊं ना, है ना, तोड़ के रखा हुआ है मैंने बिल्कुल। मैं बोलूं आईफोन 11 है, आप खरीद लो, इतने इतने का खरीद लो। मैंने बोला चलो 10,000 आपके लिए, मैंने पकड़ा दिया। उसने जब आगे से देखा पूरा चूर चूर हो रहा था, तो क्या वो खरीद लेगा? नहीं। तो कहने का मतलब है जो आप गुड्स बेच रहे हो वो इतना इस क्वालिटी का होना चाहिए कि वो बेचने के लायक हो। कई बार ऐसा होता है आप कुछ खाने का सामान लेने जाते हो, वो बहुत ही गंदा दे देता है सामने वाला, हाँ, फिर आप बोलते भैया ये तो बहुत ही बेकार है यार, पकड़ो अपना। समझ में आया नहीं आया? एक दिन मैंने केक खरीदा था ऐसे ही, उसने इतना बुरा केक दे दिया, वो पहले से ही मेल्ट हो रहा था। कह रहा नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये केक का स्टाइल ऐसा है, इट इज ए मेल्ट केक, मतलब ये मेल्ट होता रहेगा, नीचे भी नहीं जाएगा, मेल्ट होता रहेगा। मैंने कहा वाह। जब हमने छू के देखा वो बिल्कुल बेकार सा, गंदा सा, चिपचिपा सा, बहुत बुरा था मतलब। फिर हमने वो वापस करा। उसे मैंने बोला पहले आप खा के दिखा दो इसे थोड़ा सा, फिर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर उसने छू के देखा, उसे समझ में आ गया, खाया भी नहीं कि खराब हो रहा है। हम जल्दी में थे, हमने ले लिया, डन। तो उस केस में बोलेंगे केक ऐसा नहीं था, इस क्वालिटी का नहीं था कि वो बेचने योग्य हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो गुड है आपका वो मर्केंटेबल होना चाहिए, बेचने योग्य होना चाहिए। पढ़ लो, देखो बस यही बात है। कह रहा है द गुड सोल्ड मस्ट बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, दैट इज द क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ द गुड्स मस्ट बी सच दैट ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सेप्ट, यानी जो नॉर्मल आदमी एक्सेप्ट कर सके ऐसा गुड होना चाहिए, है ना। देन एज द गुड्स फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट और हिडन डिफेक्ट, तो जो गुड है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी लेटेंट या हिडन डिफेक्ट से फ्री हो। जैसे मैंने एक गाड़ी आपको बेच दी, उसमें से इंजन ही गायब कर दिया, उसमें इंजन लगा दिया एक छोटी वाली गाड़ी का जो खिलौना आता है बच्चों का, तो वो थोड़ा सा चली, उसके बाद रुक गई। 2-3 कदम चली गाड़ी, खिलौने से, भैया खिलौने वाला जो इंजन होगा और जो रियल गाड़ी का इंजन होगा बहुत फर्क होगा।
वो बात अलग है कि खिलौना अगर अच्छी क्वालिटी का बनाया गया थोड़ा सा खींच दे गाड़ी को, तो उसने हल्का सा खींच दिया, मैंने बोला चल तो गई, तो उसमें कैसा डिफेक्ट था बताओ? उसमें लेटेंट डिफेक्ट था, हिडन डिफेक्ट। आपको इंजन के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको तो लगा बाहर से देख के गाड़ी बढ़िया है, लेकिन अंदर अंदर इंजन में डिफेक्ट था। आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं सर कुछ नहीं आ रहा, गाना ही चला दो आप। चले आ जाओ। कह रहा है दैट इज इफ ए पर्सन, प्लीज इधर प्लीज बच्चों, कह रहा है इफ ए पर्सन ऑर्डर द मोटर हॉर्न फ्रॉम ए मैन्युफैक्चर ऑफ द हॉर्न एंड द हॉर्न supplied are scratched and the damaged owing to the bad packing। आप, ये आपकी बुक का एग्जांपल है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा अजीब सा। आपने एक हॉर्न मंगाया, हॉर्न जैसे देखने में भी हॉर्न, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत स्टाइलिश हॉर्न आते हैं, गाड़ी के ऊपर लगा दो आप, हॉर्न देखने में भोपू की तरह होगा, बढ़िया सा लगेगा, सिल्वर कोटिंग होगी उसके ऊपर। तो आपने एक हॉर्न ऑर्डर करा था, देख लो प्लीज, हॉर्न ऑर्डर करा था, मोटर हॉर्न किसी मैन्युफैक्चरर से, और वो जो उसने सप्लाई करा उस पर स्क्रैचेस थे, डैमेज था वो, क्यों? बैड पैकिंग की वजह से, बैड पैकिंग की वजह से। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आईफोन दिया मैंने, तोड़ के पकड़ा दिया आपको, तो वैसे ही उसने हॉर्न दिया हमें, स्क्रैच वाला दे दिया, हमने तो नया ऑर्डर करा था, हमें भैया मैंने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करना था, वो कहीं किसी शो में जा रही थी, अच्छा लगना था गाड़ी, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो उसने ऐसा दे दिया, ही इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड, वो एंटाइटल है कि वो रिजेक्ट कर दे, यानी बायर वहां पे रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमने जो ऑर्डर करा था वो बिल्कुल नया नया ऑर्डर करा था, तो आप ऐसा कुछ खराब नहीं दोगे। देखो, बट देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड द डिफेक्ट विच द बायर वुड हैव डिस्कवर्ड बाय द ऑर्डिनरी डिलिजेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सुनिएगा, ये वॉयलेशन ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने ये फोन आपके हाथ में पकड़ा दिया, इस पे थोड़े बहुत पुराना है तो भैया थोड़े बहुत स्क्रैचेस होंगे, कुछ होगा, या आपने सामान देखा अच्छे से, आपने जांच लिया सामान, उसमें हल्का फुल्का छोटा मोटा कोई स्क्रैच लगा था और आप खरीद के ले आए, आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि भैया इस ग्राउंड पे मैं इसको वापस कर रहा हूँ क्योंकि ये मर्केंटेबल नहीं है। समझ में आया? तो कह रहा है ऐसा कोई डिफेक्ट, सुनिएगा प्लीज ध्यान से, कह रहा है बट देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, ऐसी कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है एज रिगार्ड द डिफेक्ट विच द बायर वुड हैव डिस्कवर, जो बायर आंख से देख के ही पता लगा सकता है, बाय दी ऑर्डिनरी डिलिजेंस, सिर्फ चेक करके, छू के, देख के, महसूस करके पता लगा सकता है कि हाँ ये चीज खराब है। समझ में आया? जैसे कोई गद्दे वाली चेयर है, आप गद्दे पे बैठे, फूट गई, वो बलून लगा था नीचे, तो भैया चेयर आप देख के खरीदने गए हो तो आप उसे चेक कर सकते हो बैठ के आराम से, तब भी आप खराब लेके आ गए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि लेट द बायर बीवेयर का भी कंसेप्ट है, अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ आगे पढ़ेंगे अभी, कैविट एम्प्टर। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसा कोई डिफेक्ट जो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से, ऑर्डिनरी प्रूडेंस से आप निकाल सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये चीज खराब है और आप तब भी खरीद लेते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये मर्केंटेबल नहीं है। आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा था इम्प्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इससे केस स्टडी बनेगी जरूर, सुन लो प्लीज, इससे केस स्टडी बनेगी जरूर ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से, तो मार्क कर लेना आप। चलें आगे देखिएगा आप, कह रहा था इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द मर्केंटेबल क्वालिटी अप्लाइज टू द गुड्स वेदर और नॉट द गुड्स आर सोल्ड अंडर ए पेटेंट और ट्रेडमार्क। तो कह रहा है जो इम्प्लाइड कंडीशन है मर्केंटेबिलिटी की, वो हमेशा अप्लाई होगी चाहे वो किसी ट्रेडमार्क के अंदर भी गुड्स आ रहा है, यानी कोई अगर ब्रांड का गुड्स है, जैसे आप रिबॉक का कुछ खरीद रहे हो, रिबॉक का जूता, नाइकी का जूता ले रहे हो, तो आप ये, उसमें भी ये वाली कंडीशन लगेगी। अगर आपका कोई ब्रांड बन गया है, इसका मतलब ये नहीं आप फटा हुआ बेच दोगे या डैमेज आइटम बेच दोगे। क्लियर है? आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कह रहा है ये कंडीशन वहां पे भी लगेगी। आया नहीं आया? आइए, कह रहा था इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द मर्केंटेबल क्वालिटी अप्लाई टू द गुड वेदर और नॉट द बायर रिलाई ऑन द स्किल एंड द जजमेंट ऑफ द सेलर। तो कह रहा है चाहे बायर ने रिलाई करा हो स्किल पे या जजमेंट पे सेलर की, तब भी मर्केंटेबिलिटी वाली कंडीशन लगेगी। ये दो पॉइंट अलग से दिए हैं क्योंकि कहीं कहीं पे, सुनिएगा, कहीं कहीं पे ये पॉइंट ना एक्सेप्शन में है कि इस वाले, ये वाली कंडीशन के केस में ये वाली इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगेगी। अभी पढ़ेंगे, जब बुक से पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो कह रहा है मर्केंटेबिलिटी वाली तो हर जगह लगेगी इम्प्लाइड कंडीशन, यानी गुड्स कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो बेचने योग्य हो। लेकिन अगर कोई नॉर्मल डिफेक्ट है तो वो एक्सेप्ट अगर बायर ने कर लिया तो हम ये नहीं बोल सकते कि मर्केंटेबल नहीं था।
क्लियर है? चले पक्का, आइएगा। अगला पॉइंट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब क्या होता है मैडम? होलसमनेस का मतलब क्या होता है? हाँ बोल सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे मैंने अभी केक का एग्जांपल दिया, तो होलसमनेस का मतलब है कि केक पूरा का पूरा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कई बार आप एप्पल खरीदते हो कहीं से सड़ा हुआ होता है कोने से। तो अगर आप एप्पल खरीद रहे हो तो एप्पल पूरा अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कहीं एक कोने से खराब हो। होलसमनेस मतलब गुड्स इन एंटायरिटी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? पढ़ के देखो, सिंपल है। कह रहा है इन केस ऑफ ईटेबल आइटम, ये कहां पे लग रहा है? ईटेबल आइटम के। मैंने दोनों एग्जांपल ईटेबल के दिए, एक एप्पल का एग्जांपल दिया, एक केक का एग्जांपल दिया। तो कई बार केक एक साइड से खराब हो रहा होता है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि भैया हमें नहीं चाहिए। उसने बेच दिया, आपने एक साइड से देखा था, समझ में आ रहा है आपको? उसने ऐसे करके अपने काउंटर पे यूं करके रखा था, पीछे से खराब था पूरा केक। आपको आगे से दिखा एकदम बढ़िया, उसने पैक करके पकड़ा दिया। आप घर लेके गए, खोला तो आधा गायब है केक, आधा ही केक था या आधा खराब है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन है रिगार्ड टू होलसमनेस। आप बोलोगे, सुनिएगा, इन केस ऑफ ईटेबल आइटम देयर इज ए इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द होलसमनेस ऑफ द गुड्स शैल बी फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर खाने का आइटम है तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होना चाहिए। तो कई बार आपने देखा होगा, अगर आप खराब आइटम कहीं से ले लेते हो तो दुकान वाला तुरंत वापस ले लेता है। आप उसको बोल दोगे ना एक बार कि भाई तू खा के दिखा, वो तुरंत वापस ले लेगा। आया समझ में? तो ये वाली इम्प्लाइड कंडीशन लगती है, इसलिए वो सब ले लेते हैं वापस, वरना उन पे केस हो जाएगा। आइए, कह रहा है कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस। चले देखो, कह रहा है देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ ए पार्टिकुलर पर्पस बिकॉज द बायर मस्ट satisfy himself about the quality as well as suitability of the goods, that is caveat emptor। क्या कह रहा है? ऐसी कोई implied condition नहीं होती। अरे आप लेने जाते हो ना, वो बोलता है कि भैया चेंज करके नहीं दे सकते। आप कभी पालिका बाजार गए हो, सीपी की मार्केट गए हो, जनपद गए हो, कहीं गए हो? नहीं सर, कहीं नहीं गए। तो वहां पे जब आप सामान उठाओगे ना, तो कई ऐसे बंदे होते हैं जो वो सामान सेल कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं चेक नहीं कर सकते, आप रोड पे पहन के नहीं देख सकते, उनके पास ट्रायल रूम नहीं है। तो उन्होंने बोला भैया आप चेक नहीं कर सकते, आप खुद देख लो, आपको आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आप ले जाओ, वापस नहीं होगा। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो वो किसकी बात हो रही है? कंडीशन एज टू क्वालिटी और, क्लियर है? देखो आगे कह रहा है बट दिस कंडीशन रिजनेबल इफ पार्टिकुलर पर्पस डिस्क्राइब एज द बायर टू दी सेलर। टेलर के केस में, या आपने कुछ कस्टमाइज बनवाया तो आपने डिस्क्राइब कर दिया कि 32 का साइज होना चाहिए। सुनना ध्यान से, आपने बोला, मान लो टी शर्ट ही छपवाई बनवाई आपने बोला 3 साइज की छापना, 3 साइज का देना मेरे को, एक 38, एक 40, एक 42। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज है ये। 42 का मतलब एक्सल, 40 का मतलब मीडियम और 38 का मतलब स्मॉल, कुछ भी होता होगा, हमारे एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो ये 3 साइज स्टैंडर्ड साइज है। तो जब आपने डिस्क्राइब कर दिया कि मेरे को 42 वाला साइज 5 चाहिए, 38 वाले साइज 2 चाहिए और 40 वाले साइज 1 चाहिए, ये आपने डिस्क्राइब कर दिया, तो वो आपको 44 का दे रहा है, सारा साइज दे दिया किसी मोटे आदमी का, इतने मोटे आदमी का, और आपको 44-48 के साइज की टी शर्ट दे दी। आप बोलोगे सर हम तो ओवर साइज समझ के पहन लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सही है, जो आपने मांगा है आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ये फिट फॉर पर्पस नहीं है, जैसा मैंने बोला ये वैसा नहीं है। समझ में आया? लेकिन अगर ये जनरली ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती, अगर वहां पे ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, यहां पे तो आपने डिस्क्राइब करा ना, बोलो ना, अगर आपने डिस्क्राइब करा तो वो आपको वैसा ही देगा। मान लो आप उस पटरी वाले से ही, जहां पे उसके पास चेंजिंग रूम नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल बेच रहा है वो, और आपने उठाया, आपने बोला 42 ही है ना ये, उस पर कोई नंबर भी नहीं लिखा, वो था 30 साइज, तो वो आप जाके बदल सकते हो। आप क्या बोलोगे, भैया 42 अगर मैंने बोला है तो 42 का तो दो कम से कम, आप 30 का साइज पकड़ा रहे हो यार। आया नहीं आया समझ में? देखो आगे, द बायर रिलाई ऑन दी सेलर की स्किल और जजमेंट पे, तो उस केस में भी ये इम्प्लाइड कंडीशन लग जाएगी, ये इम्प्लाइड कंडीशन लग जाएगी। समझ में आया? जैसे बोलो, टेलर का एग्जांपल ले सकते हो इसमें अच्छे से। टेलर के आपको पता होता है वो नाप जब ले रहा होता है कैसे कैसे जोड़ के सील देगा? नहीं, आप पूरा रिलाई कर रहे होते हो उसकी स्किल पे और जजमेंट पे
कि वो नाप रहा है तो ठीक ही नाप रहा होगा, समझ में आया। लेकिन कई बार बाजू यहां तक की कर देता है, बस एक साइड से पैंट ऊंची हो जाती है, एक साइड से नीचे रह जाती है। टेलर भी ऐसी हरकतें करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है वहां पे आप बोल सकते हो कि भैया ये जो आपने गुड दिया है इसमें ये क्वालिटी और फिटनेस के हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने आपको नाप दिया था कि मेरे को पूरी लॉन्ग ट्राउजर चाहिए, आपने कच्चा सील के दे दिया, कैसे चलेगा काम। शादी में पहनना था, कच्चा पहन के जाऊं, आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं चले, क्लियर है यहां तक, पक्का। देखो एग्जाम्पल पढ़ो, कह रहा है एक्स परचेज ए हॉट वाटर बोतल फ्रॉम वाई एंड आस्क्ड इट वुड स्टैंड फॉर दी बॉइलिंग वाटर। उसने पूछा कि भैया गर्म पानी रख सकते हैं इसमें, ठीक है, किसने, एक्स ने, किससे, वाई से। देखना आप, वाई एक्सेप्ट दैट यस इट विल स्टैंड फॉर द बॉइलिंग वाटर टू। उसने बोला भैया ठंडा भी रखो गर्म भी रखो। कह रहा बट एट द टाइम ऑफ यूजेस ऑफ द बोतल ब्रस्ट हो गई एंड इंजर्ड एक्स वाइफ, एक्स की वाइफ जल गई। खुश हुआ होगा एक्स तो सॉरी। तो भैया एक्स ने बोला, अब सुनना उसने क्या बोला होगा, गर्म पानी, उसने बोतल किस लिए ली थी, सुन लो, उसने बोतल किस लिए ली थी कि गर्म पानी भी रख सकते हैं, गर्म पानी की जरूरत होगी तो गर्म पानी उसमें आ जाए। लेकिन जब बोतल में गर्म पानी डाला फट गई वो। तो कह रहा है नाउ सेलर इज लाइबल टू रिफंड द प्राइस एंड पे फॉर द डैमेजेस। इसके बारे में आपने मैकपफ किसका था, मैकडी का ना। मैकपफ पे देखा होगा आपने, लिखा होता है हॉट, हॉट का साइन होता है कि गर्म है, ये बात लिखी होती है। ये भी इसी केस से आया था कि किसी एक लड़की थी, कोई लेडी थी, उसने मैकपफ ऑर्डर करा था और वो ऑफिस का काम कर रही थी मैकडी में बैठ के। किसी ने उसे सर्व करा, उसने उठाया, तुरंत खा लिया, मुंह जल गया उसका, छाला पड़ गया। बहुत गर्म होता है यार वो, कई बार आए तुरंत खा के देखना, बिल्कुल मुंह जल जाएगा आपका, थोड़ी देर उसे रखना पड़ता है। बर्गर तो आप तुरंत आने से पहले अंदर, ये हो सकता है बर्गर के साथ, लेकिन मैकपफ के साथ आप ऐसा नहीं कर पाओगे, करने की कोशिश भी मत करना, जल जाओगे। तो पहले उस पर लिखा हुआ नहीं होता था, समझ में आ रहा है आपको। तो उस जो बंदी, जो लेडी काम कर रही थी, उसने केस कर दिया कि इतना गर्म था तो आपको ये नोटिफाई करना चाहिए था मेरे को। सही है, क्या पता वो लीगल बंदी हो, लॉयर ही हो, कुछ वैसी काउंसिल हो कुछ, तो उसे पता होगा। उसके लिए तो 2 मिनट का काम है, उसके लिए तो 2 मिनट का काम है, एक एप्लीकेशन तो बनानी है, डाल दो कहीं पे भी। सुनिएगा, तो उस केस में सुनिएगा प्लीज, उस केस में मैकडी ने ये रिफंड भी करा और डैमेज भी पे करी। ऐसा स्टारबक्स में भी हुआ। एक केस बताता हूं आपको, किसी ने कॉफी ऑर्डर करी, उसकी कॉफी में बाल निकल गया। किसी ने कॉफी ऑर्डर करी, कॉफी में था बाल, हो सकता है यार, घर में भी कई बार निकल जाता है, जहां पे लेडी से ज्यादा है वहां पे बाल तो होगा ही होगा। तो बाल निकल गया, उस बंदे ने हंगामा कर दिया, पूरा केस वेस फाइल कर दिया कि आप ऐसा गलत आइटम दे रहे हो। आज की डेट में उस बंदे को डेली एक कॉफी फ्री है स्टारबक्स से, इस बात के ऊपर। अब आप ऐसा मत करना अपना ही बाल डाल के, ये लो जी हमारे लिए भी कल से, वहां पे गलती होगी। चले, समझ में आया। हाँ, तो हमारा इसके साथ क्या खत्म हो गया बेटा, सारी इंप्लाइड कंडीशन हमने खत्म कर दी, समझ में आया। एक बार यहां से देख लो, कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल का मतलब, कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल का मतलब ओनरशिप, यानी जो बंदा, सुनना प्लीज, जो बंदा सेल कर रहा है ये माना जाएगा उसके पास राइट टू सेल है, और अगर वो फ्यूचर में सेल करेगा तो ये माना जाएगा कि राइट टू सेल आ जाएगा। अगला, कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर आपने कोई चीज डिस्क्राइब करी है सामने वाले को कि हमें बर्गर ऐसा चाहिए, या आपने बोल दिया कुछ बना के कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट वैसा ही होना चाहिए, उसमें कोई लेटेंट डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। सेल बाय सैंपल, सैंपल भी वैसा ही है कि आपने सैंपल दिखाया तो सैंपल उस क्वालिटी का ही होना चाहिए जिस क्वालिटी का आपने सैंपल दिखाया था, और आपको चेक करने का भी मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप बल्क को अपने सैंपल से मैच कर सको कि वैसा है या नहीं है। समझ में आया नहीं आया। देखिए आगे कह रहा है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है पॉइंट। अगला है कंडीशन एज टू द मर्केंटेबल क्वालिटी, यानी जो गुड्स आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो, जो बंदा बेच रहा है वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, तभी बायर उसको खरीदेगा। अगर आपने कोई टूटा फूटा गुड्स बायर को चिपका दिया तो आप ये नहीं बोलोगे लेट द बायर बी वेयर, समझ में आ रहा है।
वहां पे तो ये लगेगा कि भैया सेलर ने जानबूझ के करा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे देखिए, कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब ये ईटेबल आइटम पे लगता है, यानी जो भी आइटम आप बेच रहे हो, सुन ली प्लीज, इधर सुन लीजिए, जो भी आइटम आप बेच रहे हो वो होलसमनेस का मतलब है वो गुड होना चाहिए, वो फिट फॉर द कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन होना चाहिए। आगे देखिए, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। नॉर्मली ये इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती, लेकिन उस केस में ये इंप्लाइड कंडीशन बन जाएगी जब आपने किसी की पर्सनल स्किल और जजमेंट के बेसिस पे, यानी कि टेलर को बोला था कि भैया सील देना, उसने नाप लिया, आप पूरा उसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, और या फिर दूसरा क्या था, या फिर आपने डिस्क्राइब करा था बायर को कि इस तरह का आपको आइटम चाहिए, यानी 42 वाला, वो आपको फिर 48 नहीं पकड़ा सकता। आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आप ध्यान से देखो, दिमाग लगा के सुनना प्लीज, एक पॉइंट समझा रहा हूं मैं, अगर आप इन सबको ध्यान से देखो दिमाग लगा के, तो आप ये बोल सकते हो सर ये सारी चीजें ना लेट द बायर बीवेयर का एक्सेप्शन है। सर ये सारी चीजें, ये जितने भी पॉइंट हैं, ये लेट द बायर बीवेयर का एक्सेप्शन है। आपने पढ़े थे एक्सेप्शन बचपन में? एक्सेप्शन पढ़े थे जब लेट द बायर बीवेयर पढ़ा था 12th में? क्या एक्सेप्शन समझ आ रहे हैं, है ना? बात समझ आ रही है कि ये लेट द बायर बीवेयर का एक्सेप्शन है, तो वहां पे मैं एक्सेप्शन नहीं पढ़ाने वाला डिटेल में, सेम यही पॉइंट आएंगे वहां पे, बस मैं लेट द बायर बीवेयर का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक्सेप्शन आप खुद कर लोगे। समझ में आया? तो ये सारे उसके एक्सेप्शन भी हैं। चलें आगे, चलें आगे, वारंटी पे आए, अब कंडीशन खत्म, वारंटी पे आए, आ जाओ। अब बात चल रही है किसकी मेरे बच्चे? वारंटी की। वारंटी का मतलब क्या? जो मेन पर्पस तो मेट आउट हमने कर लिया, ये मेन नहीं है लेकिन ये कोलेट्रल है, ठीक है? आ जाओ, कह रहा है स्टेबिलिटी, एक बार ये दिन में जरूर होता है, हाईलाइट की जगह मैं काट देता हूं, सुनना। स्टेपुलेशन विच आर कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वारंटी। वारंटी पे आ जाए, डिटेल में पढ़ ले, चलते हैं, आइए। वारंटी भी बेटा दो तरह की है, सुनना एक बार, पहले वारंटी में आने से पहले एक पॉइंट ये पढ़ लो। कह रहा है इफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ब्रीच होता है कंडीशन का, तो क्या हो जाता है? इट गिव द राइट टू द अग्रीड पार्टी टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर द डैमेज और बोथ। समझ में आया? अभी जो हमने अभी कंडीशन पढ़ी, अगर उस कंडीशन का ब्रीच हो जाता है, हम कोई सामान खरीदने गए और वहां पे कंडीशन का क्या हो गया? ब्रीच हो गया, तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हो और डैमेज के लिए भी क्लेम कर सकते हो और दोनों भी कर सकते हो। समझ में आया? अभी वारंटी का कंसीक्वेंस देखेंगे। अभी तक कंडीशन का कंसीक्वेंस क्लियर है आपके दिमाग में? क्या क्या कर सकते हैं बताना? टर्मिनेट कर सकते हैं, डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं और बोथ भी कर सकते हैं। चले आइए आगे। अब भैया वारंटी भी दो तरह की है, एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। एक्सप्रेस बोले तो जब बोल देती है कंपनी, सामने से बोल देती है 5 साल की वारंटी है, तो ये एक्सप्रेस है। समझ में आया नहीं आया? बोलो, क्लियर है? एक्सप्रेस हो गई। एम्प्लाइड क्या? सामान दिया है तो कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर आपका होगा, ये एम्प्लाइड हो गई। जब कल को ये खराब होगा मैं आपके पास आऊंगी और मैं इसको ठीक कराऊंगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो एक तरह की एम्प्लाइड वारंटी हो गई कि आपने कुछ ना कुछ तो सेल आफ्टर सर्विस रखी होगी। आप जब गुड्स, इतना टेक्निकल गुड बेच रहे हो जो हमारे समझ में नहीं आएगा, कल को खराब हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो आपने रखी होगी सेल आफ्टर सर्विस, तो वो मैं क्लेम कर सकती हूँ। देखो अभी डिटेल में पढ़ते हैं और क्लियर होगा। एक्सप्रेस समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो, आ जाओ। अब इम्प्लाइड वारंटी पे आ रहे हैं, फिर खत्म है चैप्टर। कैबिनेट एम्प्टर आपको आता है, जागो ग्राहक जागो, खत्म। आ जाओ। बारह बज गए तेरे? हाँ सर में दर्द बहुत था। हाँ चलो ब्रेक, आ जाओ। सुनिएगा बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इंप्लाइड वारंटी की। देखिएगा, कह रहा है इट इज ए वारंटी विच द लॉ इंप्लाइज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल,
यानी यहां पे भी सुनिएगा, यहां पे भी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ने ही बोल दिया कि ये क्या है, इंप्लाइड वारंटी है, यानी इट इज इंप्लाइड बाय लॉ। जैसे कंडीशन लॉ ने बता दी ना, ये सारी कंडीशन है, यानी ये सारी कंडीशन मेट आउट होनी चाहिए अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो। तो ऐसे ही ये इंप्लाइड वारंटी है, जो लॉ ने ही बोल दिया कि ये सारी वारंटी फुलफिल होनी चाहिए। आइए, इन अदर वर्ड, इट इज द स्टेपुलेशन which has not been included in the main contract of sale is express word, but law presume that the parties have incorporated it into their contract। बोल रहा है कि ये आपने एक्सप्रेसली नहीं बोला कि 3 साल की वारंटी है, लेकिन इन चीजों को जो नीचे पॉइंट आने वाले हैं, सुनिएगा प्लीज, इन चीजों को जो नीचे पॉइंट आने वाले हैं इंप्लाइड वारंटी में, ये पॉइंट्स हमने लॉ ने ही निकाल दिए कि ये माना जाएगा कि ये इंप्लाइड वारंटी होती है। आइए, कह रहा है इंप्लाइड वारंटी आर रीड इनटू एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस दे आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी। कह रहा है अगर ये जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं अभी इंप्लाइड वारंटी के, अगर आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से इन्हें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर देते हो तो नहीं होगी ये, अदरवाइज ये होगी। समझ में आया? अदरवाइज इंप्लाइड वारंटी इसको मानेंगे। चले, यानी इंप्लाइड वारंटी को आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। पढ़ूं दोबारा, कह रहा है इंप्लाइड वारंटी आर रीड आउट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस दे आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। यानी पार्टीज आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट करके किसी इंप्लाइड वारंटी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, हटा भी सकती है, ये भी बोल सकती है कि ये वाली इंप्लाइड वारंटी अपन नहीं मानेंगे। आया नहीं आया? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये 4 इंप्लाइड वारंटी आपको माननी ही पड़ेगी। क्लियर है? चले आ जाओ। पहली क्या है? लिस्ट ऑफ इंप्लाइड वारंटी। पहली क्या है? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। क्या है? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। वहां पे किसकी कंडीशन थी? टाइटल की। वहां पे किसकी कंडीशन थी? टाइटल की। लेकिन यहां पे किसकी कंडीशन, किसकी वारंटी है? अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। पढ़ते हैं, देखो आ जाओ, आ जाओ बच्चों। कह रहा वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, देयर इज एम्प्लॉयड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंजॉय द क्विट पोजीशन ऑफ द गुड्स। कहने का मतलब है, मैंने ये फोन आपको भेज दिया, ऑनरशिप आपके नाम कर दी, जो भी मुझसे मिलता है मैं बोलता हूं अब तो ये आरुषि दीदी का, श्रीवास्तवा दीदी का फोन है, मेरे को श्रीवास्तवा याद रहता है, तो ये बोलता हूं, मैं सबको ये बोलता हूं श्रीवास्तवा दीदी का फोन है। जब ये आती है इसको दे ही नहीं रहा मैं, ये बोलती है सर फोन तो दो मेरा, पैसे ले लिया आपने, मैं दे ही नहीं रहा। हाँ ले लेना, आपका ही तो है। मैंने बोला आपका ही तो है, मैंने बोला अभी पीके सर यूज कर रहे हैं, मैंने थोड़ी देर के लिए पीके सर को दे दिया। फिर दोबारा मांगने आई, मैंने बोला अभी कशिश दीदी यूज कर रही है। फिर दोबारा मांगने आई, मैंने कहा अभी भास्कर यूज कर रहा है। फिर दोबारा मांगने आई, मैंने कहा अभी अनुष्का यूज कर रही है। मैं इसको दे नहीं रहा, लेकिन समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई सामान बेच दिया है तो उसका एक अनडिस्टर्ब पोजीशन भी देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आया या नहीं आया? आया नहीं आया? तो जितना डिले होगा दीदी मुझसे डैमेज चार्ज कर सकती है। ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो मेट आउट हो गया, इसलिए कैंसिल नहीं करेगी दीदी, मेरे को बार बार फोन करेगी या कोर्ट में जाएगी, केस करेगी कि जज साहब इन्होंने मेरे को फोन बेचा था, ये मेरे को पोजीशन नहीं दे रहे। तो जज साहब क्या बोलेंगे? जज साहब बोलेंगे सर विकास सर आप तो खुद पढ़ाते हो क्विट पोजीशन। क्विट पोजीशन मतलब अनडिस्टर्ब पोजीशन। अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब फ्री पोजीशन, यानी जो किसी भी तरह का उसमें बर्डन नहीं होगा। यानी मैंने बेचा तो तुरंत दीदी को दे दो। समझ में आया? तो जज साहब क्या बोलेंगे? सर आप तो ये खुद पढ़ाते हो, तो आप क्यों पोजीशन नहीं दे रहे? पोजीशन देना पड़ेगा वरना डैमेज दो। आ रहा नहीं आ रहा? देखो अब एग्जांपल कह रहा है एक्स सोल्ड ए सेकंड हैंड रेडियो टू वाई। क्या हुआ है बताना? एक्स ने क्या सेल करा? किसको? देखो हु स्पेंड कितना किसके ऊपर? रेडियो सेकंड हैंड था तो भैया वाई को रिपेयर कराना पड़ा, तो वाई ने रिपेयर कराया और 500 रुपए उस पर खर्च कर दिए। किसके ऊपर? रेडियो के ऊपर। देखो फर्दर द रेडियो वाज सीज्ड बाय दी पुलिस। बाद में क्या पता चला? रेडियो पुलिस ले गई। कहां से? एक्स के पास से। एज इट वाज स्टोलन वन। तो ये जो रेडियो था कैसा था? चोरी का था।
Here, Y filed a suit against the X for the recovery of the damage for the breach of warranty, including the cost of repair. तो यहां पे आप पोजीशन नहीं दे पाए, आपने ओनरशिप तो दे दी क्योंकि उसने गुड फेथ में खरीदा था, उसने ये जानते हुए खरीदा था कि आप उसके ओनर हो, ठीक है। तो आपने सुनिएगा ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी लेकिन आप पोजीशन ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो इस केस में आपको डैमेज देनी पड़ेगी। और डैमेज में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, जितना आपने उससे पैसा लिया वो भी, प्लस सुनिएगा प्लस जो उसने रिपेयर पे खर्चा करा, अगर वो आपसे नहीं खरीदता तो नहीं करता तो वो 500 रुपए भी देने पड़ेंगे और ऊपर से जो जज साहब देंगे वो भी देना पड़ेगा। क्लियर है। अगला कह रहा है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस यानी चार्ज ऑफ प्लेज। एनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है, एनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, एनकम्बरेंस का मतलब होता है कोई ऐसी, सुन लीजिए प्लीज इधर, कोई ऐसी गुड्स जिसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएटेड है। मैंने क्या करा, ये फोन है, मैंने कृष्णा को बोला कि मेरे को 2 लाख रुपए दे दे और मैं ये वाला फोन तेरे को गिरवी रख रहा हूं, अगर मैं नहीं चुका पाया तो तुम मुझसे फोन ले जाना। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसके साथ। तो ये जो मेरा फोन है ये कैसा है, मैंने प्लेज कर दिया, एक तरीके से गिरवी रख दिया, अरे बोलो, प्लेज कर दिया। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस का मतलब होता है चार्ज ऑफ प्लेज। तो ये अभी एनकम्बरेंस में है, ये जो गुड्स है कैसा है, एनकम्बरेंस में है, समझ में आया। तो ये इस गुड्स को मैंने गिरवी रखा हुआ है, क्या इसको बेच दूं, हाँ। तो कह रहा है अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो ऐसा, तो भैया आप ऐसा गुड्स नहीं बेच सकते। अगर आपको गुड बेचना है तो इसको फ्री फ्रॉम चार्ज करो, यानी एनकम्बरेंस से अनएनकम्बरेंस बनाओ इस गुड्स को। कैसा बनाओ, बोलो, अनएनकम्बरेंस यानी फ्री फ्रॉम चार्ज करो इसे, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज यानी गिरवी जो आपने इसको रखा हुआ है वो वाला जो डेट है उसे हटा के या तो और कोई चीज गिरवी रखो या उसे पे ऑफ करो, समझ में आया। तो अगर इस तरह का कोई एनकम्बरेंस आपके गुड पे है तो आप उसको बेच नहीं सकते। इट इज ए इम्प्लाइड वारंटी कि अगर आपने ऐसा बेच दिया तो सामने वाले को आपको डैमेज भी देनी पड़ेगी कल को अगर उसे कोई लॉस होता है तो। देखो कह रहा है एनकम्बरेंस हेयर मींस द चार्ज ऑफ प्लेज so that the goods sold must be free from any type of charge on it। क्लियर है, पक्का। ये 5 साल वाली वारंटी कहां पे आएगी, एम्प्लॉयड में। अरे मैंने एसी खरीदा था, मेरे को कंपनी ने 5 साल की वारंटी दी, एम्प्लॉयड में आएगी, एक्सप्रेस में आएगी। ध्यान से समझना, आपको ये लग रहा होगा सर वारंटी पढ़ा रहे हैं लेकिन वारंटी जैसा कुछ लग नहीं रहा इसमें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर वारंटी पढ़ा रहे हैं, वारंटी जैसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि वो जितनी भी वारंटी होती है ना जो आप अभी सुनते हो वो कैसी होती है, सारी एक्सप्रेस होती है। ये कैसी वारंटी है, एम्प्लॉयड बाय लॉ। तो जब आप लॉ पढ़ोगे तभी समझ में आएगी, इसलिए आज आ रही है, समझ में आया। आइए आगे, कह रहा वारंटी एज टू ए पार्टिकुलर पर्पस, ये बुक से पढ़ लेंगे। कह रहा है वारंटी एज फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, तो कहने का मतलब यह है कि गुड्स जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसको कम से कम वो मेट आउट करेगा। जैसे मैंने एसी खरीद लिया, ठंडा ही नहीं कर रहा, मैंने क्या करा, एसी खरीद लिया, ओनरशिप तो आ गई मेरे पास, ध्यान से समझना बच्चे, मैंने एसी खरीद लिया, ओनरशिप तो आ गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी मेट आउट हो गया, खत्म हो गया एक तरह से, मतलब एग्जीक्यूट हो गया, गुड आके फिट भी हो गया यहाँ पे, लेकिन ठंडा नहीं कर रहा। एसी किस लिए खरीदा था, गर्म कर दे रूम को, ठंडा करे, ठंडा ही नहीं कर रहा। तो जिस पार्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने गुड खरीदा है वो पार्टिकुलर पर्पस मेट आउट होना चाहिए। मैं कंपनी को फोन करूंगा, या तो डैमेज दो या तो ठीक करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इट इज ए एम्प्लॉयड वारंटी कि जिस पर्पस के लिए हमने गुड्स करा है, गुड्स खरीदा है, वो उस पर्पस को मेट आउट करेगा। आगे चले, आइए अगला क्या है, वारंटी हैज टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। आप एक डॉगी खरीदने गए, दिखने में तो बहुत प्यारा सा था, बहुत क्यूट सा था, लेकिन जब वो गुस्सा होता था तो पूरे 32 दांत गड़ा देता था। सही है, पिटबुल था, पिटबुल। कौन सा था कुत्ता, छोटा पपी होगा तो क्यूट होगा, वो भी होगा यार, बच्चा सबका ही अच्छा होता है। हाँ, आप किसी का भी बच्चा उठा के देख लो, आपको क्यूट लगेगा, गलत है। ये तो कंडीशन डाल दी ना आपने, तो ऐसी कंडीशन तो किसी में भी लग सकती है, शर्म आनी चाहिए आपको। मेक श्योर कि आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो।
समझ में आया? तो क्या कह रहा था मैं, डेंजरस नेचर का अगर कोई आइटम है तो आप ये चीज डिस्क्लोज करोगे मेरे बच्चे, ये चीज डिस्क्लोज करोगे। और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करी और उससे डैमेज हो जाता है किसी को या कुछ हार्म होता है तो वो इम्प्लाइड वारंटी है, वो क्लेम कर सकता है डैमेज सामने वाला आपसे। समझ में आया नहीं आया? देखो कह रहा है इन केस ऑफ द गुड्स आर ऑफ द डेंजरस इन द नेचर द सेलर मस्ट डिस्क्लोज और वार्न दी बायर, बायर को वार्न करेगा फॉर द प्रोबेबल नेचर ऑफ डेंजर। कह रहा है इफ द सेलर फेल टू डू सो द बायर मे मेक हिम लाइबल फॉर द ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था तो घोड़े जितने भी हॉर्सेज होते थे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था सेल परचेज का। तो अगर कोई आप चेतक खरीद रहे हो तो कई बार चेतक ऐसा होता है किसी के काबू में नहीं आता। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जो इसको काबू कर लेगा वो बहुत हीरो है, बहुत बड़ा, देखा होगा आपने पुरानी फिल्मों में। तो जो घोड़ा होता है किसी के काबू में नहीं आ रहा होता, कभी पैर मार देता आगे से, कभी पीछे से पैर मार देता, कभी सर मार देता है। तो उस केस में अगर आप जैसे किसी से हॉर्स खरीद रहे हो तो सामने वाला बंदा बताएगा कि भैया डेंजरस नेचर का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? तो वो डेंजरस नेचर उसका डिस्क्लोज करेगा। अगर नहीं करता वो डेंजरस नेचर डिस्क्लोज तो आप कह सकते हो कि आपने इम्प्लाइड वारंटी का ब्रीच करा है। तो 4 तरह की आपने इम्प्लाइड वारंटी पढ़ी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से आपको ये याद करनी है। बताना कौन कौन सी? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, यानी पोजीशन कैसा होना चाहिए? क्वेट पोजीशन होना चाहिए। क्वेट पोजीशन का मतलब क्या है? फ्री पोजीशन, यानी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्टर्ब हो। डिस्टर्ब का मतलब क्या है? बाद में पता चले कि और किसी की चीज थी, बाद में पता चले कि और किसी की चीज थी। पोजीशन नहीं दे रहा मैं, क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ऑनरशिप कुछ ना कुछ डाउट है मेरे को। मैं अभी दीदी को फोन भेज दिया था, दे ही नहीं रहा मैं दीदी को। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे को डाउट है। क्लियर है नहीं है? क्लियर है या नहीं है? आगे देखो, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, यानी चार्ज और प्लेज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए मेरे गुड्स पे। अगला क्या है? वारंटी एज टू फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, जिस पर्पस के लिए गुड्स आया है कम से कम वो वाला पर्पस तो मेट आउट करेगा। अगर नहीं करता तो आप ये बोल सकते हो कि इट इज ए इम्प्लाइड वारंटी का आप ब्रीच कर रहे हो, कि जिस पर्पस के लिए एसी मैंने लिया था ताकि वो मेरा रूम ठंडा करे, वो कुछ भी ठंडा नहीं कर रहा, गर्म और कर दे रहा है। आगे ये वारंटी हैज टू डिस्क्लोज दी डेंजरस नेचर, जो हमारा चेतक है वो हमें बताएगा, सामने वाला, कि अगर वो लात मारने वाला चेतक है तो हमें बताएगा कि भैया ये डेंजर है, ये आपको हार्म भी पहुंचा सकता है। आगे आ जाओ, अब सुनना, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाता है तो क्या होगा? अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाता है तो क्या होगा बताना? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, हम डैमेज मांग सकते हैं बस। कह रहा है इफ द ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगा तो कह रहा है एग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेज ओनली। तो क्या हम एसी वापस करें, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, पैसा दो एसी ले जाओ? वो बोलेगा, एसी वाले भाई साहब बोलेंगे नहीं नहीं मैं ठीक करा देता हूँ, वो ठंडा करेगा, वो अपना एग्जीक्यूटिव भेजेंगे, ठीक कराएंगे, और अगर नहीं ठीक करा दे तो डैमेज देंगे। आ रहा है नहीं आ रहा? आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन वारंटी, आपको खुद करना है, आपका होमवर्क है, ध्यान रखना, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपको पढ़ के आना है, याद करके आना है। आगे देख लो, अब बस ये लास्ट पॉइंट है आज का, ये 3 डब्बे, लास्ट पॉइंट खत्म, ठीक है? ध्यान से सुनना। कह रहा है व्हेन द कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कह रहा है इन द फॉलोइंग 3 केसेस ए ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो कंडीशन है हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? वारंटी की तरह, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे, हम बस डैमेज ले लेंगे। जैसे हमने बोला था भैया हमारे सैंपल जैसा गुड्स होना चाहिए, हमने बोला था कि जो हमारा गुड्स है हमारे सैंपल जैसा होना चाहिए, लेकिन वो सैंपल जैसा नहीं था, वो सैंपल जैसा नहीं था, और उज्जवल ने कैसा बर्गर भिजवा दिया था? 10 वाला बर्गर गुप्ता जी का, और हमने कौन सा बर्गर मंगाया था? मैकडी वाला, लेकिन हमें पार्टी तो देनी ही थी, अब हम पे टाइम भी नहीं था, तो हमने बोला कोई बात नहीं भाई, तू यही वाला बर्गर दे जा, जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो डैमेज दे दियो हमें। तो हमने यहां पे क्या कैसे करा? हमने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट करा एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, और हमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करते हुए हमने बोल दिया आप डैमेज दे दो बस। समझ में आया? तो ऐसे सारे कंडीशन जितनी भी ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन है वहां सब में आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? अब देख लो, इसी बैकग्राउंड के साथ आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। कह रहा है वॉलंटरीली वेवर, वॉलंटरी वेवर मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन को आपने वेव कर दिया, आपने बोला कोई बात नहीं डिफेक्टिव ही दे जा, आपने बोला कोई बात नहीं डिफेक्टिव ही दे जा,
तो उस केस में क्या होगा, वेयर द बायर हिमसेल्फ वेव ए कंडीशन दैट इज एक्सेप्ट द डिफेक्टिव गुड्स। तो जैसे हमने उज्जवल से, जो उज्जवल ने हमें बर्गर दिया हमने वही एक्सेप्ट कर लिए, तो यहां पे हमने क्या कर लिया, हमने ट्रीट कर लिया, कैसे बताना, ब्रीच ऑफ कंडीशन को, बोलो यार, ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा, और हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे बट डैमेज दे दो। आगे कह रहा है इलेक्ट टू ट्रीट द कंडीशन एज ए वारंटी। ये बायर ने चूज कर लिया कि हम कंडीशन का वायलेशन नहीं मान रहे, हम इसे वारंटी का वायलेशन मांग रहे हैं, तो हम कैंसिल नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट, एसी ठंडा करवा दो बस, और जो 3 दिन मेरे को सोना पड़ा गर्मी में उसके लिए मेरे को पैसा दो, इंटरेस्ट दो। समझ में आया? जो पूरे एसी के अमाउंट के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट दो। देखो कह रहा है इट मींस इंस्टेड ऑफ टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बायर ओनली क्लेम डैमेजेस। और एक होता है कंपलसरी वेवर। कंपलसरी वेवर का मतलब क्या है, बोलो, कंपलसरी वेवर का मतलब, बोलो बोलो बोलो। आपने लॉकडाउन में ऑक्सीजन के ऊपर बैन हो गया था, तो हमने ऑक्सीजन का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, आधी ऑक्सीजन आ गई आधी नहीं आई, रास्ते में रुक गई, कुछ हो गया, किस लिए, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एज एक्सक्लूडेड बाय लॉ। लॉ ने बोल दिया कि भैया नहीं देनी है किसी को, तो इस वजह से रुक गया, तो हम वहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानेंगे, इस ग्राउंड पे हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी शादियां कैंसिल हुई थी या पोस्टपोन्ड हुई थी, ये बोल सकते हैं, पोस्टपोन्ड हुई थी, है ना, कैंसिल तो नहीं हुई, शादी तो हुई लेकिन पोस्टपोन्ड हो गई, तो उस वहां पे हमने क्या करा, कंपलसरी वेवर कर दिया एक तरह से। कंपलसरी वेवर का मतलब क्या है, वहां पे आप कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ने मना कर दिया, कंडीशन ऐसी हो गई कि नहीं हो सकता, डन। तो वहां पे आपने क्या कर दिया, नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को तो पूरा करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आपने फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन को एक्सक्लूड कर दिया लॉ से, क्योंकि लॉ ने ही बोल दिया कि कंडीशन आप फुलफिल नहीं हो सकती, ऑक्सीजन किसी को नहीं दे सकते, किसी की शादी नहीं होगी, तो वहां पे लॉ ने मना कर दिया, लेकिन शादी तो होगी बाद में होगी, तो लेकिन उस केस में थोड़ा बहुत डैमेज देना पड़ेगा, तो वहां ये कंपलसरी वेवर हो गया। आया नहीं आया? क्लियर है? तो ये चैप्टर बेटा मेरी तरफ से पूरा खत्म है, बस कैविट एम्प्टर का हमारा रह गया है, कैविट एम्प्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। ये पॉइंट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ये भी पढ़ के आना है, ठीक है। और